ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का जो 4100 प्लस का सिलेक्टेड क्वेश्चन का बैच है, इसका आज साइंस का यानी कि फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 7 है। तो अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 6 तक नहीं देखा है तो इसके झा 4100 प्लस फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और अभी तक टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक आपको कहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि इन सभी का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए, आप लोग वीडियो को हमारे लाइक शेयर कीजिएगा तो फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं बैक टू बैक ऐसे ही वीडियो लेके आप सभी के सामने आता रहूँगा। अगर इतना मेहनत मैं करूँ, अगर व्यूज़ वगैरह नहीं है, थोड़ा सा तो डिमोटिवेट आदमी हो ही जाता है। आप मेरी जगह अपने आप को रख के सोच सकते हैं। तो चलिए, हमने 270 तक क्वेश्चन कर लिया था, ये 271वां क्वेश्चन है कि ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होना चाहिए। यानी कि ध्वनि के लिए संचरण के लिए, यानी कि ध्वनि जहाँ पहुँच सके, संचरण के लिए आवश्यक माध्यम क्या होना चाहिए? ठोस, गैस, द्रव या इनमें से सभी। माध्यम कोई भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। एक कथन और कारण दिया गया है कि जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रख दी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। ठीक है, और कारण वेग बराबर आवर्ती गुना तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, v बराबर n लैम्डा होता है। ठीक है, चलिए अब कथन कह रहा है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है। तो ये अभिकथन सही है और उसका कारण बिल्कुल, मतलब इसका कारण सही है, इसका उचित व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? यानी कि पृथ्वी के में प्रवेश नहीं कर पाती है। दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंगे, परावैंगिक तरंगे, एक्स किरण। देखिए, तो एक्स किरण जो होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नीचे है, देख लेते हैं कि एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? यानी एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई है? तो एक्सरे की खोज जो है विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक स्ट्रिंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी L है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? इस तरह गर्त क्या होता है ये, अगर इन दोनों के बीच की दूरी को अगर L है तो ये L क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2L हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति क्या होती है? यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ध्वनि की गति 331 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या होता है? तो मंद ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या हो जाएगा? 0 डेसिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। यानी प्रतिध्वनि, मान लीजिए आपने चिल्लाया, आपके आवाज़ को फिर इको कर दिया गया तो वो क्या हो जाएगी, प्रतिध्वनि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध होता है। तो आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध होता है। देखिए आवृत्ति क्या होता है, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यदि आवर्ती को हम लोग म्यू से प्रदर्शित करें तो आवर्तकाल या कालावधि हो जाता है। तो क्या हो जाता है, तो टी बराबर क्या होता है, टी बराबर आपका हो जाता है, टी बराबर हो जाता है 1/μ। टी बराबर क्या होता है, 1/μ होता है। ठीक है, अगर आप म्यू निकालिएगा तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/t। यही कालावधि है। तो ऑप्शन टी बराबर 1/μ यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर क्रेस्ट और 40 गत ट्रफ बनते हैं तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तरंग की आवृत्ति हमसे पूछ रहा है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होती है, 40 शिखर बन रहा है। ठीक है, तो 40 बट्टा तरंग की आवृत्ति, तो हम जानते हैं कि 40 बट्टा क्या हो जाएगा 3। v बराबर n लेमडा होता है। हमको आवृत्ति यानी कि लेमडा निकालना है तो v बट्टा n हो जाएगा, यानी कि 40 बट्टा ये कितना 0.3। अगर इसको गुना करेंगे तो ये, अगर इसे 10 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा 400/3। 400/3 मतलब कि 133.33 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि एक तरंग का वेग भी आवृत्ति f और तरंगदैर्घ्य लेमडा है तो क्या होगा। ठीक है, तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है n लेमडा। यही होता है, तरंग का वेग v है तो v है, आवृत्ति f है तो f हो जाएगा, और तरंगदैर्घ्य लेमडा है तो क्या हो जाएगा, v बराबर f लेमडा। क्या हो जाएगा, v बराबर f लेमडा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है तो ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेंगे। 700 किलोमीटर की, देखिए 7 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलें तो ये कितना हो जाएगा, 7000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये कितना हो जाएगा, 7000 मीटर। ठीक है, अब समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना हो गया, 7000 मीटर हो गया, और चाल 700 मीटर है, तो कितना समय लगेगा, 10 सेकेंड। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। तो देखिए लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं होता है, मिट्टी का, पानी का, कांच का, प्लास्टिक का। तो मिट्टी का नहीं होता, ऑब्वियसली सी बात है कि आप ऑप्शन देखिए कर सकते हैं कि लेंस बनाने के लिए मिट्टी का क्या उपयोग होगा, कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा हमको भी लगे कि हाँ आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी को अच्छा लग रहा है। अगर कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने वाले काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू कर देता है। क्यों शुरू कर देता है, ये क्या होता है, कपड़ा लाल रंग की तरंग यानी आयाम को पूर्णतः क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, इसलिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, यानी आवर्धक शीशा क्या होता है। तो ये उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक जो होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1.008 होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो ये क्या होता है? झुक जाती है। कहाँ? तो ये अविलंब से दूर और तीव्र गति से झुक जाती है। क्या होता है? अविलंब से दूर और तीव्र गति से क्या हो जाएगी? झुक जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये विरल माध्यम है, ठीक है, और ये सघन माध्यम है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अगर सघन से पहले देखिए, विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, इस सघन माध्यम से इधर जाएगी तो इसको जाना चाहिए इधर। अगर मान लीजिए जाना चाहिए इधर, इस तरीके से जा रही तो इधर जाना चाहिए, लेकिन इधर जाके नहीं इधर चला जाएगा। तो क्या होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से कहाँ भागता है? दूर भागता है। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर आता है। बात को समझिएगा, इसमें दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो रिफ्रैक्शन वाला चीज़ है ये पूछता है, ठीक है, कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर भागता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह तेज तथा डैश हो जाता है। देखिए उसकी गति पर क्या प्रभाव होता है? तो वो बढ़ जाता है। अच्छा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या हो जाता है? नॉर्मल से दूर झुक जाता है। क्या होता है? नॉर्मल से, तो वह तेज तथा नॉर्मल से दूर झुक जाता है। यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है? अविलंब से दूर झुक जाता है। क्या होता है? अविलंब से दूर झुक जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो सबसे कम किसका है? पेट्रोल का, तेल का, हवा का, हीरा का। तो सबसे कम अपवर्तनांक हवा का होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। यानी कि आभासी होगा या सीधा होगा, ये पूछा जा रहा है। तो 2f1 पे f1 और O के मध्य होगा या f1 या अपरिमित होगा। देखिए जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पे होता है, यानी डैश पर होता है, तो प्रतिबिंब अभिवर्ती, आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा कब होगा? जब f1 और O के मध्य होगा तो ही होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने पड़ते हैं, क्यों? आप लोग देखते होंगे 3D मूवी वगैरह जो आता है, उसमें अगर आप लोग देखने गए होंगे तो उसमें एक चश्मा दिया जाता है ताकि आपको थोड़ा सा, अगर बिना चश्मा के वो मूवी आप देखिएगा ना तो धुंधला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? धुंधला। क्योंकि 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता। बात सही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी तक मैंने 3D मूवी एक ही देखा है, वो पद्मावत है। ठीक है, वही एक 3D मूवी मैंने देखा है, अब शायद 2-3 साल पहले। उसके बाद आज तक मूवी में बहुत कम देखता हूँ। ठीक है, दोस्त लोग के बहकावे में चला गया था रीजेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में, यानी किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? यानी प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? तो अपवर्तनांक जो होता है हवा में प्रकाश की चाल बट्टा पदार्थ में प्रकाश की चाल, यही होगा। हवा में प्रकाश की चाल बट्टा पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक
1.5 mm प्रकाश की गति क्या होगी? तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूचकांक 1.5 है इसीलिए, क्योंकि टोटल कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। अगर ये 1.5 है तो 2 का मल्टीपल होगा तो 3 पॉइंट, ठीक है, इसलिए 2.0 इंटू ये होना चाहिए, तब जाके वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का नीला दिखने का कारण क्या होता है? कि आकाश का नीला दिखने का कारण होता है कि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवाओं के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होती हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती हैं? तो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की जो विशेषता होती है वो तो समान आकार की होती हैं, सीधी होती हैं और पार्श्व तल पर उल्टी और आभासी होती हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो गोलाकार दर्पण की वक्रता का जो केंद्र होता है यह उसके खोखले गोले का केंद्र होता है, जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जब उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक नहीं हो सकता है, तो यही गलत है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही, यानी सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, अगला देखिए। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है, ठीक है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो निर्मित होता है कहाँ पे? तो जब वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किस में नहीं होता है? सर्च लाइट में, सौर भट्टी में, गाड़ी की हेडलाइट में, पश्चदर्शी दर्पण में। तो देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग पश्चदर्शी दर्पण में नहीं होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या होगा? जब फोकस लंबाई +15 है तो वो दर्पण उत्तल दर्पण होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह रखा गया है कि सूर्य की किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, यही पूछा जा रहा है। अब देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? -5 सेंटीमीटर। दर्पण से मोमबत्ती की दूरी कितना दिया है? 10। तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी भी क्या हो जाएगी? हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f कितना है? माइनस का 1/5, तो माइनस का 1/5 बटा 1/v माइनस का 1/10। ये 1/10 इधर आएगा तो 1/10 माइनस 1/5 हो जाएगा। तो ये आपका ख़त्म, तो इसको ख़त्म करिए देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हट गया। अब देखिए अब यहाँ 10 इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा 10 कम 10, 5 दूनी 10 -10, 1/v बराबर क्या हो जाएगा?
माइनस का 1/10, माइनस का 1/10, तो भी का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। इससे क्या समझ में आता है कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से कितना दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से मुख्य अक्ष पर रखा गया है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, ये पूछा गया। देखिए यहाँ पे भी देखेंगे 10 सेंटीमीटर, u बराबर, सॉरी पहले क्या दिए हैं, क्लियर कर लेना दीजिए। यहाँ पे f बराबर कितना दिए, बस 10 सेंटीमीटर। u बराबर कितना दिया है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब 1/v हमको निकालना है, तो ये क्या कर देंगे, 1/v बराबर 1/f माइनस ये प्लस 1/u हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f का मान कितना दिया है, 10, तो 10। u का मान दिया है माइनस का 1/30, तो ये 30। अब ये एलसीएम क्या हो जाएगा, 30, 10 या 30, 30 माइनस 1 2/30, यानी कि 1/15, 1/15, यानी कि v का मान क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक लेंस में +2.0 डायोप्टर शक्ति है। ठीक है, तो लेंस की किस्म और फोकल लंबाई क्या होगी, लेंस की किस्म और फोकल लंबाई हमसे पूछा गया है। लेंस की क्षमता यानी पावर बराबर 1/f, p बराबर 1/f होता है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/p, यानी कि 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर फोकस वाला उत्तल लेंस होगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा 0.5 मीटर वाला। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यदि लेंस की क्षमता धनात्मक में होती है तो वह लेंस उत्तल होता है, और ऋणात्मक होगा तो क्या हो जाएगा, लेंस अवतल होगा। बात तो समझ गए। यानी कि अगर लेंस की क्षमता धनात्मक में है तो वो लेंस उत्तल लेंस होगा, अगर ऋणात्मक में है तो वो लेंस अवतल लेंस होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो म्यू बराबर 4/3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ भी यानी कि 4। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा 3 × 10⁸ अब इसके भाग दे देंगे, तितली के 9 को 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा। जब दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। ये किरचॉफ नियम का व्यवहार किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या हो जाएगा। मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब ये 8 क्या हो जाएगा, 4 ओम। ठीक है, और ये 9 क्या हो जाएगा आपका
ये सारा पैरेलल में है। पैरेलल में आपका क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 3/9 यानी कि 1/3 यानी कि 3 हो जाएगा। ये पैरेलल में है तो 9 9 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा 4 और ये 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 ओम हो जाएगा। 7 ओम हो जाएगा तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो भी 7 ओम का ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।